हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिसमें मैं आज आपके लिए जो बिहार दौर का प्रारंभिक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चल रहा है उसका सेट नंबर 17 लेकर आया हूँ। इससे पहले और कुछ सेट हो गया है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस सेट को लगा लीजिएगा। और सभी का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और सेट भी लगा सकते हैं। और आप लोगों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो एक मेरा एक हेल्प ये भी कर दीजिए। वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे भी आगे आपके लिए वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो आइए आज का हम क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा महाजन पद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो जो कंबोज था अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कंबोज की राजधानी कहाँ थी? तो कंबोज की जो राजधानी थी वो हाटक थी अथवा राजपुर। हाटक अथवा राजपुर दोनों देता है जो कंबोज की राजधानी थी। और कंबोज किस लिए विख्यात था? तो ये अपने घोड़ों के श्रेष्ठता के लिए विख्यात था। ऑप्शन ए में दिया है असमक। असमक की राजधानी कहाँ थी? तो असमक की राजधानी पोतन थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद था। कौन? असमक थे। सूरसेन। सूरसेन की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन की राजधानी जो थी मथुरा थी। गोधा गंधार, ये क्या है? गंधार है। गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। और तक्षशिला प्रमुख व्यापारिक नगर होने के साथ साथ शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था गंधार। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सायम उपोस्थ नामक सभा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में ज्योतिष कला का विकास देन है। भारत में जो ज्योतिष कला का विकास देन है वो किसका देन है? तो जो ज्योतिष कला का जो विकास का देन है इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष कला का जो भारत में विकास का देन है वो यूनानियों का है। किसका है? यूनानियों का देन है। और यूनानियों के द्वारा प्रमुख देन क्या क्या है? तो यूनानियों द्वारा दिया गया राजत्व का दैवीय सिद्धांत, सांची से सिक्का निर्माण की विधि, मुद्राओं पर राजा का नाम चित्र और तिथि अंकित करने का प्रचलन भी यूनानियों की देन है। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक जो कला है उसका विकास किसने किया था? तो यूनानियों ने ही किया था। अब भारतीय रंगमंच में जो यवनिका का प्रयोग का शुभारंभ हुआ ये किसके द्वारा हुआ है? तो ये यूनानियों के द्वारा हुआ है। चौथा देखेंगे हम, किस गुप्त शासक के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था? तो किसके सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण था। इससे पहले जो गुप्त शासक सभी थे उनके सिक्कों पर किसका आकृति था? तो गरुड़ का था। लेकिन जो कुमारगुप्त प्रथम था इसके सिक्कों पर मयूर के आकृति का उत्कीर्ण था। और जो कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है कि उसने अश्वमेघ यज्ञ किया था। संगम काल में पुलयन शब्द आया है। संगम काल में पुलयन शब्द किसके लिए आया है? तो दस्तकारों के लिए आया है। किसके लिए? दस्तकारों के लिए आया है। बेलाल किसान के लिए कौन सा शब्द आया है? तब बेलाल आया है। व्यापारी के लिए कौन सा शब्द आया है? व्यापारी के लिए बेनिगर आया है। और नर्तकी के लिए कौन सा शब्द आया है? तो जो नर्तकी है उनके लिए बैडिलियर शब्द आया है संगम काल में। तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो जो तराइन के युद्ध का तत्कालीन कारण था वो मोहम्मद गौरी द्वारा भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण था। और इसने भटिंडा दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? तो 1189 में आक्रमण किया था। और भटिंडा जो था ये जो चंद्रगुप्त पृथ्वीराज चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान का ये क्षेत्र था। और इसी कारण इसके साथ तराइन का युद्ध हुआ। तराइन का युद्ध कितना हुआ था? तो 2 हुआ था, जिसमें पहला युद्ध 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और दूसरा तराइन का युद्ध क्या कब हुआ? तो 1192 में हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और मोहम्मद गौरी के जीत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हम, अधा एवं बीख नामक सिक्के का प्रचलन किस सल्तनतकालीन सुल्तान द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो एफेस्टी द्वारा किया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया था।
और फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है, तब जो कुतुब मीनार था पहले 4 मंजिल मंजिल बना था, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। पहले कुतुब मीनार की नींव किसने न रखा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन उसको बनवाया कौन, इल्तुतमिश ने 4 मंजिला बनवाया। फिर 4 मंजिला ढह गया था तो उसके बाद जब फिरोज शाह आया, फिरोज शाह ने 4 मंजिला तो बनवाया ही, एक और मंजिल 5 मंजिल इसको करवा दिया कुतुब मीनार को। किसने कराया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। तो खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। कब, 1527 में हुआ था। और इस युद्ध जो हुआ था बाबर और अरसांगा के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी। और इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। और जिहाद का नारा भी खानवा के युद्ध में ही दिया था। और सभी सैनिकों को शराब पर के प्रयोग कर से प्रतिबंध लगा दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध ये कब हुआ था, तो ये 1526 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1529 में घाघरा का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, तो जो चंदेरी का युद्ध है ये 1528 में हुआ था। और इन सभी युद्धों में किसकी जीत हुई थी, तो सभी युद्धों में बाबर की जीत हुई थी। पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। और चंदेरी का जो युद्ध है 1528 में, ये किसके बीच हुआ था, तब बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। अब घाघरा का युद्ध किसके हुआ था, तो घाघरा का युद्ध बाबर और मोहम्मद लोदी, अफगान जो था महमूद लोदी, उसके बीच हुआ था। और पानीपत का इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। मोहम्मद लोदी कौन था, तो इब्राहिम लोदी का ही सेना नायक था। और इसको अगर ट्रिक याद करिएगा तो पानीपत 1526 में, तब पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ और मर जाओ। तब पानी पियो से पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, खाना खाओ से खानावा का युद्ध 1527 से, चाय पियो से चंदेरी का युद्ध 1528 से, घर जाओ से घाघरा का युद्ध 1528 से। अब 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो पानी पियो, खाना खाओ, चाय पियो, घर जाओ, मर जाओ, इसका ट्रिक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से किस अधिवेशन के बाद आर्थिक चिंतन कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। किस अधिवेशन के बाद, तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन के बाद आर्थिक जो चिंतन था कांग्रेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया था। और 1896 के जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो रहीमतुल्ला सैनी ने किया था। और इसी में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था। और 1886 और 1906 का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। कौन कौन, 1886 और 1906 का। 1890 के कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया था। 10 नंबर देखते हैं हम, पुस्तक दिया है और उसके लेखक, तो इसमें कौन सा है जो सही नहीं दिया है। द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है, तो जो सुरेंद्र नाथ सेन दिया है ये गलत दिया है, क्योंकि सुरेंद्र नाथ सेन नहीं होगा, बल्कि फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक अरविंद घोष हैं। कौन है, अरविंद घोष है। सुरेंद्र नाथ सेन द्वारा इनका पुस्तक महत्वपूर्ण कौन सा है, तो 1857 नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो सुरेंद्र नाथ सेन है। कौन, 1857। बाकी दुर्गेश नंदिनी के बंकिम चंद्र चटर्जी, तराना हिंद के मोहम्मद इकबाल, भवानी मंदिर के बरिंद कुमार। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से संगत सभा के संस्थापक कौन थे। संगत जो सभा था उसके संस्थापक कौन थे, तो केशव चंद्र सेन थे, जिन्होंने इसकी स्थापना कब किया था, तो 1860 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड बेवेल से संबंधित नहीं है। कौन सा जो विकल्प है लॉर्ड बेवेल से संबंधित नहीं है, तो मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन लॉर्ड बेवेल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, तो लिन लिथिगो वायसराय उस वक्त था। और ये कब हुआ था, तो 1943 में हुआ था। बाकी मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस ये कब हुआ, तो 16 अगस्त 1946 को। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह 1946 को ही हुआ था।
क्लाइमेट ट्रीटी द्वारा भारत को स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? तब 20 फरवरी 1947 को किया गया था। नेक्स्ट, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाला एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? तो इसको शामिल किया गया था दिसंबर 1856 में। भगत सिंह ने किस देश के आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था? तो इन्होंने यंग इटली आंदोलन से प्रेरित होकर नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे। और कब किए थे? 1926 में। कब? 1926 में भगत सिंह ने किए थे। नेक्स्ट, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई, उपयुक्त महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित एक कथन है? तो ये जो महात्मा गांधी का कथन है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी ने जो मांग की थी उसको अंग्रेजों ने पूरा नहीं किया। उसके बाद गांधी जी ने यह कथन बोला और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। और कब शुरुआत की थी? तब 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जीवाश्म युक्त है? कौन सा जो चट्टान है इसमें जीवाश्म युक्त है? तो जो बिंद क्रम की चट्टान है ये इसमें कहीं कहीं जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। बाकी आर्कियन क्रम, धरवाड़ क्रम और कुडप्पा क्रम ये तीनों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। जोजिला दर्रा अवस्थित है। जोजिला दर्रा जो है कहाँ अवस्थित है? तो ये जास्कर श्रेणी में अवस्थित है। कहाँ है जोजिला दर्रा? जास्कर श्रेणी में। और यह कारगिल, श्रीनगर तथा लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है। ओरसंग निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ओरसंग किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा की सहायक नदी है। कयाल क्या है? कयाल जो है, कयाल क्या है? तो कयाल केरल के लैगून है। क्या है कयाल? तो यह केरल का एक लैगून है, लैगून झील है कयाल, जिसमें प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी जो नौकायन प्रतियोगिता होता है, ओणम जो पर्व के अवसर पर आयोजित होता है, इसको कहाँ पर आयोजित किया गया था? कहाँ आयोजित किया जाता है? जो कयाल झील है उसी में आयोजित किया जाता है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में गठन हुआ था। डूनागरी पर्वत शिखर अवस्थित है। जो डूनागरी पर्वत शिखर है कहाँ अवस्थित है? तो भारत में अवस्थित है, भारत के उत्तराखंड में अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई कितना है? तो 70-66 मीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति में शुद्ध प्राथमिकता उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो ये होता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति में। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है यहाँ पर वर्षा कितना होता है? तो लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नहरों द्वारा सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विस्तार जो है वो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य दिया है? कौन सा जो विकल्प है वो असत्य दिया है? और ये सिंचाई जो है अगर तालाब द्वारा पूछेगा अधिकतर कहाँ पर है? तो तालाब द्वारा अधिकतर तमिलनाडु में है। और इसमें कौन सा जो कथन दिया है वो गलत दिया है? तो पहला है रणजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर है, सही है। कलपोंग परियोजना कलपोंग नदी है, सही है। उरी परियोजना चिनाब नदी पर नहीं है बल्कि ये झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संजय सरोवर परियोजना बेनगंगा नदी पर स्थित है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं। जो कपास के रेशे है वो किससे प्राप्त होते हैं? तो ये कपास के बीज से प्राप्त होता है कपास के रेशे। और कपास को क्या कहा जाता है? तो सफेद सोना कहा जाता है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो ये राजस्थान में होता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कहाँ अनुसूचित जाति का निवास नहीं है? अनुसूचित जो जाति है उसका निवास कहाँ पर नहीं है? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में जो अनुसूचित जाति है उसका निवास स्थान मतलब अंडमान और लक्षद्वीप में अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है। बाकी पंजाब, दिल्ली और जो हरियाणा है ये तीनों यहाँ पर अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। मोपा जनजाति का निवास स्थल कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मोपा जनजाति पाई जाती है। घंटा मर्दाला लोक नृत्य किस राज्य की है? घंटा मर्दाला जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार व भारतीय लोगों से रिश्वत लेना प्रतिबंध कर दिया गया था?
ते 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंद कर दिया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कै का पद भारतीय संविधान में लिया गया है। कहाँ से लिया गया है कै का पद? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और भारतीय संविधान में लगभग 90% जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, 90+ लिया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? तो ये तो आप सभी लोग पढ़े होंगे तो उद्देशिका के बारे में कि उद्देशिका जो संविधान का भाग उच्चतम न्यायालय किस वाद में माना था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में माना था। और ये केशवानंद भारती बनाम जो केस है वो कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। कब? 1973 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा, लेकिन ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। लेकिन ये जो उच्चतम न्यायालय है ये पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में माना था। लेकिन इसके बाद फिर दूसरी बार ये माना था कि मतलब उद्देशिका जो है वो संविधान का भाग है। तो वो कब माना था? तो बोमई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में माना था। कब? 1994 में दूसरी बार ये सुप्रीम कोर्ट ने माना था। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी संघ शासित प्रदेश बना था? किस संविधान संशोधन के साथ पुडुचेरी संघ शासित बना था? तो 14वां संविधान संशोधन 1962 के तहत बना था। उसके बाद है 22वां संविधान संशोधन। 22वां के तहत कौन सा बना था? तो मेघालय को स्वशासित प्रदेश बनाया गया था 1969 में। 35वां के तहत सिक्किम को 1974 में भारतीय स्वराज्य का दर्जा पहले दिया गया था। उसके बाद 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत भारत में सिक्किम को शामिल कर लिया गया। सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है। सूचना का अधिकार स्वतंत्रता का उल्लेख है, तो कौन सा स्वतंत्रता का उल्लेख है सूचना का अधिकार? तो जो सूचना का अधिकार है ये अनुच्छेद 19 के 1 जो है वो सूचना के अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लागू करने हेतु लाया गया है? मनरेगा जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो अनुच्छेद 41 के तहत मनरेगा को लागू किया जाता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा, वृद्धों का पेंशन, ये सभी जो है और मातृत्व सुरक्षा योजना, ये सभी जो है किसके अनुच्छेद के तहत लागू होता है? तो अनुच्छेद 41 के तहत नीतिनिर्देशक तत्व में शामिल है। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने हेतु जेस वर्मा समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? तो 1999 में। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के पद रिक्तता की स्थिति में सदन के किसी सदस्य को अध्यक्षता कौन सौंपता है? तो यह राष्ट्रपति सौंपते हैं। कौन? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने द्वारा जारी अध्यादेश को कब वापस ले सकता है? तो राष्ट्रपति जो है अपने द्वारा जो जारी अध्यादेश है वो कब ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति के इच्छा पर निर्भर करता है। और अध्यादेश जो है वो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत जारी करते हैं? तो आर्टिकल 123 के तहत जारी करते हैं। और अध्यादेश संसद की पुनः बैठक के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपने अध्यादेश को किसी भी समय में वापस ले सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार करिए। और यहाँ से क्वेश्चन ये अलग है कि अग्रता क्रम में इनकी सही अनुक्रम में, मतलब जो अधिकारी है इनकी वरीयता क्रम में सजाना है हमें। तो वरीयता क्रम जो है कौन है? तो पहले पर कौन सा आएंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे। पहले पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद कौन आएंगे? तो उसके बाद जो संघीय मंत्रिमंडलीय सदस्य होते हैं वो आते हैं। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं और तब मंत्रिमंडल का सचिव आते हैं। तो 4-3-2-1 किस ऑप्शन में? ऑप्शन सी में राइट है। निम्नलिखित आयोगों को उनके गठन के तिथि के आधार पर कालक्रम अनुसार सजाए। तो द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ये कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 2005 को द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आया था। 11वां वित्त आयोग ये कब आया था? तो 1998 में 11वां वित्त आयोग का गठन हुआ था 3 जुलाई 1998 को। पूंछी आयोग कब आया था? तो पूंछी आयोग जो है ये 2007 में आया था। और सरकारी आयोग कब आया था?
तो सरकारी आयोग 1983 में आया था। तो पहले पर कौन सा हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन क्या होगा? 41 का ए होगा, क्योंकि सरकारी आयोग 1983, उसके बाद 11वां वित्त आयोग 1998, और फिर द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 और पूंछी आयोग 2007। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब अनुमोदित किया गया था? तो इसका अनुमोदन 2006 में हुआ था। जेपी समिति का संबंध था, जेपी जो समिति है उसका संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधार से संबंधित था। ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। और ग्राम न्यायालय अधिनियम कब आया था? तो ये 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम आया था। स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव जो है किसके द्वारा लाया जाता है? तो ये लोक महत्व के विषय की चर्चा पर लाया जाता है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव 50 सदस्यों के समर्थन एवं पीठासीन अधिकारी की अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है, और सदन का कोई सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, और यह जो प्रस्ताव है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। और लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए यह प्रस्ताव जो है लाया जाता है। वर्धमान कप का संबंध किस खेल से है? तो वेट लिफ्टिंग से वर्धमान कप का संबंध है। और आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मेरा एक यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे आगे आपके लिए वीडियो बनाने में अच्छा लगे। बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, और शेयर करिए ताकि और भी जो हमारे साथी तैयारी करने वाले हैं उन तक छोटा सा हेल्प पहुंच सके। तो 47 नंबर देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1965 में। किन देशों की मुद्रा हार्ड करेंसी होती है? हार्ड करेंसी किन देश की मुद्रा होती है? तो जो विकसित देश होते हैं उनकी जो मुद्रा होती है वो हार्ड करेंसी होती है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना का आधार वर्ष है वो 2004-05 है। चौथी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? चौथी पंचवर्षीय योजना कौन सा है? तो 1969 से 74 है। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको गॉडगिल योजना कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसको क्या कहा जाता है? किस पर आधारित थी? तो हेराल्ड डोमल मॉडल। द्वितीय पीसी महालनोबिस पर थी। चौथा गॉडगिल फार्मूला, और पांचवा जो था डीपी धर ने तैयार किया था। क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होती है? क्रिस्टी संरचना किस कोशिकांग में उपस्थित होता है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी संरचना पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है, और इसके भीतरी झिल्ली में अनेक उंगली जैसी उभार निकल रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिस्टी कहा जाता है। सेरुमिनस ग्रंथि का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो सेरुमिनस जो ग्रंथि है इसका जो निर्माण होता है वो एपिथेलियम ऊतक द्वारा होता है। और एपिथेलियम ऊतक का ही भाग क्या है? तो घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक जो है इसका भाग क्या है? तो घनाभाकार एपिथेलियम ऊतक है। और इसके अंतर्गत प्रमुख ग्रंथि कौन सी आती है? तो श्वेत ग्रंथि, लेक्रेमल ग्रंथि, सेरुमिनस ग्रंथि और सीबम ग्रंथि आता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो एड्स देने वाला जो वायरस है इसकी पहचान सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ था। कब? तो 1981 में। और भारत में पूछेगा कब हुआ था? तो भारत में 1988 में हुआ था। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो केप्टा हिटमस है। क्या है? केप्टा हिटमस है। पैंथेरा टाइगरस ये किसका है? तो ये बाघ है। कैनिडे किसका है? तो ये लोमड़ी का है। ओविज अराइज किसका है? तो ये भेड़ का है। कोलोराइड जड़ें पाई जाती है। कोलोराइड जो जड़ें हैं वो कहाँ पाई जाती है? तो जिम्नोस्पर्म जो पौधा है उसमें कोलोराइड जड़ें पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव फीता कृमि का पोषक है? फीता कृमि का पोषक कौन सा जीव है? तो जो सुअर है वो फीता कृमि का पोषक है। फीता कृमि को टीनिया सोलियम भी कहा जाता है। यह प्लेटी हेलमिन्थिस संघ के जीव है। और फीता कृमि का पोषक कौन सा होता है जानवर? तो सुअर होता है। ये क्यों होता है? तो सुअर का अधपका मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है। अमाशय के पिछले भाग को क्या कहा जाता है? अमाशय का पिछला जो भाग है उसे क्या कहा जाता है?
तो उसे पाइलोरिक कहा जाता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, जिसमें अग्र भाग को कार्डियक कहा जाता है और मध्य भाग को फुंडी कहा जाता है, और जो पिछला भाग है उसे पाइलोरिक कहा जाता है। प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाने वाला कौन सा है? तो सेल्यूलोज है, क्योंकि सेल्यूलोज किस में पाया जाता है? तो ये पौधों में पाया जाता है, और पौधों की जो संख्या है वो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है। हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया हाइपोक्सिका हाइपोक्सिया जो है उस स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है? तो जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, उसे कहते हैं। निम्न में से किसका संबंध हृदय से नहीं है? किसका संबंध जो है वो हृदय से नहीं है? तो पोर्टल वाहिनी जो है इसका संबंध हृदय से नहीं है। कोरोनरी वाहिनी का संबंध जो है वो हृदय, कोरोनरी जो वाहिनी है वह हृदय की पेशी को रक्त पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें भौतिक राशि दिया है और बीमा दिया है, तो कौन सी भौतिक राशियों की बीमा सही नहीं है? तो पहला में आयतन, आयतन का बीमा क्या होता है? तो एल क्यू होता है, एल पावर -3 नहीं होता है, तो ऑप्शन जो ए है वही हमारा गलत दिया है। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? तो पिकोमीटर, पिकोमीटर कितना होता है? तो 10 के पावर -12 होता है। माइक्रोमीटर कितना होता है? माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 होता है। नैनोमीटर 10 के पावर -9 होता है, और मिलीमीटर 10 के पावर -3 होता है। तो पावर में माइनस जो जितना छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है, तब मिलीमीटर हमारा राइट हो जाएगा। प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल होती है, प्रवणता अधिक होने पर वस्तु की चाल क्या होगी? तो अधिक हो जाएगी। प्रवणता को क्या बोला जाता है? तो ढाल हो जाता है। अगर क्षैतिज रेखा की प्रवणता, क्षैतिज रेखा की प्रवणता क्या होता है? तो क्षैतिज रेखा की प्रवणता 0 होता है, और ऊर्ध्वाधर रेखा की प्रवणता जो होती है वो अनंत होती है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये उदाहरण जो है न्यूटन के तृतीय गति नियम का उदाहरण है। रॉकेट लॉन्चिंग करना, ऊंचाई से कूदना, नाव खेने के समय बांस को जमीन से दबाना, बंदूक से चलने वाली गोली से के समय पीछे की ओर झटका लगना, ये सभी किसका है? तो ये तृतीय गति नियम का उदाहरण है। हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोमीटर यह पोलॉन के सिद्धांत पर आधारित होता है, और हाइड्रोमीटर से तरल पदार्थ जो होता है उसका अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ते परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबक तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसमें पराबैंगनी किरण का उपयोग किया जाता है। और पराबैंगनी जो किरण है इसकी जो आवृत्ति परास कितना होता है? तो 10 के पावर 16 से 10 के पावर 14 तक होता है। अच्छे अवशोषक ही अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यह नियम किसका है? तो यह जो नियम है यह किरचॉफ का नियम है। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। स्वप्रेरण का मात्रक क्या होता है? स्वप्रेरण का मात्रक क्या है? तो हेनरी जो है स्वप्रेरण का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सा एक यौगिक है? यौगिक इसमें कौन सा है? तो जो रेत है ये यौगिक है। इसका सूत्र क्या होता है? तो SiO2 इसका सूत्र होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है इसका सूत्र होता है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितना होता है? तो कुल ऊर्जा कितना होता है? तो यह क्या होता है? तो सदा धनात्मक होती है। किसी परमाणु का जो परिक्रमण में कुल ऊर्जा होती है ये क्या होता है? धनात्मक होता है। और यह किसने दिया था? तो यह किससे संबंधित है? तो मैक्स प्लांक का जो क्वांटम सिद्धांत है उससे यह संबंधित है। निम्नलिखित रेडियो तत्वों में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर के रक्त प्रवाह की गति को मापने में किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। रेडियो फास्फोरस का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो अस्थिर रोगों के इलाज में। आयरन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो कृत्रिम उपापचयन में। थायराइड आयोडीन का उपयोग किस में किया जाता है? तो ये थायराइड कैंसर के उपचार में किया जाता है। सहसंयोजी अबंध किसके कारण बनता है? तो सहसंयोजी जो अबंध है यह इलेक्ट्रॉन के अंश भाजन से बनता है। शिष्य कक्ष प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का।
आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर निर्भर करती है? तो मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। और आदर्श गैस जो है उसका समीकरण क्या होता है? तो पीवी बराबर NR T होता है। सिलेस्टाइन अयस्क है। सिलेस्टाइन किसका अयस्क है? तो स्ट्रांसियम का अयस्क है। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो जल में जो अस्थायी कठोरता है यह किसके कारण होता है? तो जल में अस्थायी कठोरता जो होता है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण होता है। और यहीं अगर अस्थायी कठोरता कहेगा तो अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाल ही के दिनों में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेशन परियोजना शुरू किया है? तो ये पंजाब सरकार ने शुरू किया है। हाल ही के दिनों में भारत और किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन हुआ? तो ये जापान के साथ आयोजन हुआ है। हाल ही के दिनों में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ पर आयोजन हुआ है? तो इसका आयोजन कर्नाटक में हुआ है। हाल ही के दिनों में ममामी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो ममामी महोत्सव है उसका आयोजन लद्दाख में किया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये त्रिपुरा द्वारा शुरू किया गया है। हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है अवनी चतुर्वेदी बनी है। और जो ये अपर्णा सेन है ये इनको कौन सा अवार्ड मिला है? तो जयपुर जो फिल्म फेस्टिवल आयोजन हुआ उसमें इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अपर्णा सेन को मिला है। हाल ही में संपन्न मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2022 का विजेता किसे चुना गया है? तो ये अमेरिका को चुना गया है। अमेरिका की जो आर बोनी गैब्रियल है वो मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता थी। हाल ही के दिनों में कौन सा राज्य किसानों के लिए जल संरक्षण योजना शुरू किया है? तो ये झारखंड ने शुरू किया है। जनवरी 2023 में 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश का जो भोपाल शहर है वहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। किस संस्थान ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बिहार OS विकसित किया है? तो इसको किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है IIT मद्रास ने। IIT रुड़की कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। IIT कानपुर यूपी में है और IIT खड़गपुर पश्चिम बंगाल में है। मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीता है? तो मलेशिया ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं दिए हैं? इनमें दिवस जो है उसमें कौन सही नहीं है? तो विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता 7 नवंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो 15 नवंबर दिया है 15 नवंबर नहीं बल्कि ये 12 नवंबर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रकाश सिंह है। प्रसिद्ध हरिप्रसाद चौरसिया पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर प्रभा अत्रे को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में प्रथम स्थान सिंगापुर को मिला है। इसमें भारत का स्थान जो है कौन सा है? 43वें स्थान पर है। अब यहाँ से हमारा जो गणित है मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया। ये उसको भी मैं हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी बना लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य संख्या है। पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 551 है और अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है। तो मान लेंगे पहली संख्या A गुने B और बाटा में B गुने C दिया है। तो कितना दिया है? ऊपर में 551 दिया है और नीचे कितना दिया है? तो 1073। और गुणनफल करिएगा, गुणनफल अगर इसको तोड़ने पर ये किसका है? तो 19 गुने 29 करिएगा तो 551 आ जाएगा। और नीचे वाला कितना आ जाएगा? तो 29 गुने 37 करिएगा तो 1073 आ जाएगा। तो इसमें बोला है कि तीनों संख्याओं का योग पूछा है। तो 19, 29 और 37 को जोड़ना है। तो 9 और 9 18, 18 7 25 की 5 हासिल में लगा हासिल 2, 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8। तो कितना हमारा आंसर आ गया?
85 आ गया था। 85 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम। बोल रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% लोगों ने अपना वोट दिया, मतलब 25% लोगों ने वोट नहीं दिया है। फिर बोल रहा है कि इनमें से 2% जो 2% अवैध थे, तब वैध मत जो थे वो कितना थे? तो वो था 98/100 जो है वो वैध मत हो गया। मतलब जो पड़ा है, जो वोट गिनती, जो अच्छा वोट है वो कितना है? तो 98% है, 2% अवैध है। फिर बोल रहा है एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध मतों का 75% था। कुल वैध मत कितना है? तो 98%। इसका उसे 75% मिला है, तो 75% का को 3/4 लिख सकते हैं। और पहला जो लाइन है उसमें क्या बोला था? तो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और 75% लोगों ने अपना वोट दिया था। तो वोट कितना दिया था? तो 98% तो वोट था वैध, लेकिन उसमें से सभी ने वोट नहीं दिया था। 98% का 75% दिया था, तो उसका भी 3/4 करेंगे। और तब ये जो बराबर होगा किसके हो जाएगा बराबर? तो ये 9261 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर जो संख्या है वो x मानेंगे, पूर्ण संख्या। और यहाँ से अगर कटाइएगा तो कटाने के बाद जो आपका मान आएगा वो कितना आएगा? तो 16,800 आपका मान आ जाएगा। तो वही जो है आपका वो टोटल वोट है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हम। ए किसी काम को 45 दिनों में करता है। फिर बोल रहा है बी किसी काम को 40 दिनों में करता है। अब फिर बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए कुछ दिन बाद छोड़ देता है। फिर बी बचे हुए शेष काम फिर भी बचे हुए काम को 23 दिनों में ख़त्म करता है। तो बताइए ए कितने दिनों बाद छोड़ा था? तो इसका अगर एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम जो है कितना आएगा? तो एलसीएम 360 आएगा। इसका क्षमता आ जाएगा 8 और इसका क्षमता जो है वो 9 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि बी जो है बचे हुए काम को 23 दिनों में करता है। बी की क्षमता कितना है? 9। तो 9 गुने अगर 23 करिएगा तो शेष जो काम बी ने अकेले किया है वो निकलेगा। तो 9 27 और 9 दूनी 18 2 20, मतलब 207 काम बी ने अकेले किया है। तो इसको घटाएंगे तो शेष काम निकल जाएगा। तो यहाँ पर 3 5 और 1 जो 153 काम है ये दोनों ने मिलकर किया है। तो दोनों का क्षमता अगर मिलाएंगे तो कितना है? तो 17 से भाग दीजिएगा तो 9 बार में जाएगा, मतलब 9 दिन जो है वो ए और बी दोनों साथ में काम किया है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बताइए ए कितने दिनों बाद काम छोड़ा है? तो मतलब 9 दिन बाद काम छोड़ दिया था। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। बोला है कि 6 लड़कियां ABCDEF है जो ऊर्ध्वाधर पंक्ति में खड़ी है। ऊर्ध्वाधर कैसे होगा? तो ऐसे होगा, ऊर्ध्वाधर पंक्ति में खड़ी है ये। बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियां हैं। अच्छा, फिर बोल रहा है कि ई जो है डी के पीछे है, मतलब ई मान लीजिए यहाँ पर है तो डी को हम मान लेंगे यहाँ पर है। ई जो है डी के पीछे है। फिर बोला है एफ जो है ए के बाईं ओर है, इसको हम छोड़ देंगे। आगे बोला है सी बी के ठीक आगे है। सी जो है वो बी के ठीक आगे है। तो सी या बी दोनों एक ही लाइन में होगा। तो इस रो में तो वो लोग नहीं आएंगे, तो उनको किस में हम रखेंगे? इसमें रखेंगे। सी जो है बी के ठीक आगे है। बी के मान लीजिए यहाँ पर रख देते हैं और सी को यहाँ पर। तो सी जो है बी के ठीक आगे हो गया। फिर बोल रहा है कि ए डी के ठीक आगे है। ए जो है डी के ठीक आगे है, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर ये देखिए क्या बोला है कि एफ जो है ए के बाईं ओर है, तो एफ यहाँ पर हो जाएगा। तो ए के बाईं ओर हो गया। अब यहाँ पर जो है हमारा सभी जो है 6 जो लोग हैं, 6 लड़कियाँ, ये सभी एक साथ बैठ गई हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सी 2 लड़कियाँ पंक्ति में अंतिम स्थान पर है? तो अंतिम स्थान पर कौन कौन है? तो बी और ई है, जो ऑप्शन डी में राइट दिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। और लास्ट बोला है कि इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है। तो इतना को क्या लिखा जाएगा? तो COLN, इसमें भी क्या है? तो COLON दिया है। तो इसमें 6 12 13 12 और 8, सिर्फ एक 5 जो है इसको छोड़ देना है। बाकी किस ऑप्शन में है ये लाइन से हमें जोड़ना है। तो ऑप्शन ए में तो नहीं है। 6 12 6 12 6 12 13 6 12 13 इसमें भी नहीं है। 6 12 13 इसमें है, लेकिन ऑप्शन डी को भी हम देखते हैं 6 12 13। तो इसमें 13 यहाँ पर तीसरे नंबर पर नहीं आ रहा है। इसमें भी तीसरे नंबर पर 13 नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ऑप्शन सी में सिर्फ 13 नंबर जो है तीसरे पर है। तो ऑप्शन सी, अब आगे मुझे मिलाना ही नहीं है, इसी यहीं पर मारा जाएगा।
तो यहाँ पर जो हमारा प्रैक्टिस सेट है 17 नंबर ये ख़त्म होता है और आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आएगा। और आप लोगों से यही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो तो देखते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि और भी जो हमारे साथी हैं उन तक छोटा सा एक हेल्प मेरा पहुंच सके और आप भी हेल्प कर सके। बस यही रिक्वेस्ट है। थैंक दोस्तों।